नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन कैरियर एकेडमी में। और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई जिन लोगों ने 67th बीपीएससी का मेंस क्वालिफाई कर लिया है। जिन लोगों ने नहीं क्वालिफाई किया है उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अगली बार आपका ही है। इस बार जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है तो उनके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और हम आशा करते हैं, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप फुल एंड फाइनल इस बार कीजिए और ऑफिसर बनकर हमारे साथ आइए। बिहार के विकास के लिए बहुत ज़रूरत है। पलक फावड़े बिछाकर आपका इंतज़ार किया जा रहा है कि आप जल्दी से आएँ, योग्य युवा के कुशल नेतृत्व में हमारा बिहार विकास करे, विकास का एक नया पैगाम गढ़े, और इसलिए ज़रूरत है। तो आइए, अब जब आप मेंस परीक्षा क्वालिफाई कर लिए हैं तो हर किसी के मन में यह बात होगा कि पता नहीं इंटरव्यू में क्या होगा। इंटरव्यू में कुछ नहीं होगा। आपने जितनी तैयारी पीटी के लिए किया, मेंस के लिए तैयारी किया, वह काफ़ी है। इंटरव्यू में अब केवल उन बातों को रखना है। कैसे रखना है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इंटरव्यू क्या होता है और किस प्रकार से उसे फेस करना चाहिए। इंटरव्यू फेस करने के लिए जो हमारे अंदर हवाक होता है, जो डर होता है, जो झिझक होता है, जो संशय होता है, उन सारे चीज़ों पर से मैं पर्दा हटाऊंगा। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, यह वीडियो 2-3 एपिसोड में होगा, तो आज हम बताएंगे कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे किया जाना चाहिए। क्योंकि अभी आप लोग इसी फेज में हैं, रिजल्ट आ गया है, अब आप लोग सोच रहे हैं कि इंटरव्यू की कैसे तैयारी किया जाए। तो ये तैयारी का आज का हमारा एपिसोड होगा। फिर अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि इंटरव्यू कक्ष में, यानी इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष अपने आप को कैसे प्रस्तुत करें। और फिर आगे हम और भी कई ऐसे पहलुओं को लेकर, जैसे कि बिहार से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑप्शनल से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और भी सोशल, पॉलिटिकल और इंटरनेशनल इशू से कैसे सवाल पूछे जाते हैं, इन मुद्दों पर भी हमारा वीडियो रहेगा। आज हम जो आपका समय है इंटरव्यू की तैयारी करने का, तो उसको हम बताएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित तौर पर आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और अगर आप हमारे बोर्ड का मॉक इंटरव्यू फेस कर लेते हैं 2-3 कम से कम, तो आपको लगेगा कि हम सर्वशक्तिमान हैं और इंटरव्यू बोर्ड, बीपीएससी का इंटरव्यू कुछ भी नहीं है। इवन कि आपको जितना झिझक और डर अभी लग रहा होगा, इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष लगेगा कि अरे ये तो कोई बात नहीं, ये तो हम कर चुके हैं और बिल्कुल हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो साक्षात्कार की तैयारी, 67th बीपीएससी, महत्वपूर्ण रणनीति और मॉक इंटरव्यू के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग अवगत होंगे कि यह अंतिम एग्जाम है बीपीएससी का, जिसमें कि ऑप्शनल है। इसके बाद ऑप्शनल हटा दिया गया है। ऑप्शनल हटा नहीं दिया गया है, बल्कि ऑप्शनल को एक ऐसे परिस्थिति में ला दिया है कि उसके होने या ना होने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि ऑप्शनल को ऑब्जेक्टिव कर दिया है, क्वालिफाइंग कर दिया है, कोई मतलब नहीं है। अब सारे विद्यार्थी इतिहास ही रख रहे हैं, इतने 34-44 ऑप्शनल रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादातर विद्यार्थी इतिहास को रख रहे हैं, क्योंकि उस पीटी में भी पढ़ना है इतिहास, मेंस में भी इतिहास पढ़ना है, तो फिर क्यों ना हम मेंस में इतिहास को ही रख लें। इंटरव्यू में भी इतिहास से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो ये अंतिम बीपीएससी है जिसमें कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है और ऑप्शनल सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे। तो आइए हम टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले तो साक्षात्कार क्या होता है। देखिए, अलग अलग बोर्ड में, अलग अलग संगठनों में, सरकारी संगठन, व्यावसायिक संगठन, बैंक, विभिन्न प्रकार के भारत के सरकारी गैर सरकारी संगठन में जो इंटरव्यू होता है, सबका उद्देश्य यही होता है कि किसी पद विशेष के लिए उसकी योग्यता का निर्धारण करना, उस पद के लिए सुटेबिलिटी का टेस्ट करना। लेकिन इंटरव्यू का जो प्रक्रिया होता है सब में अलग अलग होता है। बीपीएससी का इंटरव्यू का प्रक्रिया जो व्यावसायिक संगठन है या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक वगैरह है, उनसे थोड़ा अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि बीपीएससी एक बार पीटी और मेंस ले चुका है और उससे आपकी योग्यता के बारे में पूरी जांच की जा चुकी है। तो ज्ञान की तो परख हो गया है कि आप ज्ञानवान हैं, आप योग्यवान हैं, तभी आप पीटी और मेंस क्वालिफाई किए।
अब आपके अंदर की जो क्वालिटी है, जो सामने से दिख सके। बहुत सारी चीज़ें होते हैं कि लोग रट के या फिर बनावटी चीज़ें करके या कई तरह से लोग आ सकते हैं, लेकिन वही व्यक्ति जब आपके सामने आ जाएगा तो आप उसके बारे में भली भांति जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये बंदा किस टाइप का है। तो यही एक प्रयोजन है कि ज्ञान का तो टेस्ट हो चुका है, अब सामान्य बातचीत के जरिए इस पद विशेष के लिए उनकी योग्यता का निर्धारण में कुछ अंक दे। ये अभी पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू के ही नंबर से आप पास हो जाएंगे। हाँ, इंटरव्यू का नंबर आपको पास करा सकता है, फेल करा सकता है, अच्छा रैंक दिला सकता है, अच्छा पद दिला सकता है, परंतु अगर आपका रिटर्न वाला पोर्शन मजबूत है तो इंटरव्यू के नंबर से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा इसमें, अगर रिटर्न में ज़्यादा नंबर है और इंटरव्यू में भी ज़्यादा नंबर मिल गया तो आपको अच्छा पद मिल जाएगा। अगर रिटर्न में अच्छा नंबर है, इंटरव्यू में कम नंबर है, तो आपको नीचे वाला पद मिलेगा। इंटरव्यू में अच्छा नंबर मिल गया और रिटर्न में नहीं है तो भी आपका क्वालिफाई कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अब है क्या कि बीपीएससी में जो इंटरव्यू लिया जाता है, तो हमने जैसा कि बताया कि ज्ञान की परख हो चुकी है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर ज्ञान की भूमिका नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में बोलना है और जो सबसे अच्छा बोलेगा उसको अच्छा नंबर मिलेगा। और कौन बोलेगा? बोलेगा वही जिनके पास फैक्ट है, जिनके पास जानकारी है, जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास बोलने की कला है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हर प्रकार के लोग होते हैं, कुछ अंतर्मुखी होते हैं, कुछ बहिर्मुखी होते हैं, कुछ चीज़ों को बहुत अच्छी ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं और कुछ जो है बहुत अच्छे तरीके से सिलसिलेवार ढंग से चीज़ों को शब्दों को पिरोकर बात रखने की काबिलियत होती है। अब इंटरव्यू तो सबको देना है, तो सबको इंटरव्यू को देना है, तो सबको एक पायदान पर कैसे लाना है, ये सबसे बड़ी बात है। तो एक सामान्य परियोजनात्मक वार्तालाप, साक्षात्कार क्या है? बीपीएससी के साक्षात्कार को हम इसी दृष्टिकोण से रख सकते हैं कि यह एक सामान्य परियोजनात्मक वार्तालाप है। प्रयोजन क्या है कि पद विशेष के लिए आपकी योग्यता का निर्धारण किया जाना। यानी अगर आपका रिटर्न में अच्छा नंबर है और इंटरव्यू में भी अच्छा नंबर मिल गया तो निश्चित तौर पर आपका जो ऑप्शन रहेगा, जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में जो ऑप्शन रहेगा, तो डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी का रहेगा तो अपर पोस्ट दिया जाएगा, और अगर आपका नंबर कम रहा तो उसी अकॉर्डिंग जो है धीरे धीरे नीचे का पद दिया जाएगा। इसमें लेवल 7 का भी पद है, लेवल 9 का भी पद है। तो ये प्रयोजन क्या है? प्रयोजनात्मक वार्तालाप है, और इस वार्तालाप के जरिए ही आपके अंदर के कुछ चीज़ों को समझकर, देखकर, परखकर वो नंबर देते हैं। और मेंस का नंबर और इंटरव्यू का नंबर जुड़ने के बाद एक जो मेरिट बनता है, और उस मेरिट को आपके द्वारा दिए गए ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में ऑप्शन के अनुसार से देखा जाता है कि कहाँ पर आपका स्थान बन रहा है, वो पद मिलता है। और बाकी लोग जो इस स्थान में नहीं बना पाएंगे उनको फिर छांट दिया जाता है। तो पूरे इंटरव्यू का जो लबो लुबाब है, हम ऐसा कभी नहीं बताते थे, पहली बार हम बता रहे हैं। कुछ चीज़ों को हम आपको बता देते हैं कि इंटरव्यू कौन व्यक्ति बढ़िया, इंटरव्यू में सभी पास करेंगे, ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल नहीं बोलेगा उसको भी 2-4-5 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। हमने ऐसे भी विद्यार्थी को देखे हैं हम अपने संस्थान में कि मात्र इंटरव्यू में 36 नंबर लाया लेकिन सिलेक्शन हुआ क्योंकि उसका रिटर्न में अच्छा नंबर था, ठीक है। ऐसे लोगों को भी देखें कि 98 नंबर लाने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उसका रिटर्न में अच्छा नंबर नहीं था। परंतु अभी हमारा जो तात्पर्य है वो यह है कि इंटरव्यू में कौन अच्छा नंबर ला सकता है, तो उनके अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए, और अगर वो क्वालिटी नहीं है तो आप उसको विकसित कर लीजिए, अभी समय है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला है कि कुशल वक्ता होना चाहिए, जो अच्छा बोलेगा उसको इंटरव्यू में नंबर मिलेगा, यह सर्वमान्य तथ्य है, ठीक है। हाजिर जवाबी होनी चाहिए कि कोई बात अगर प्रश्न पूछा गया है तो देन एंड देयर उसके मन में जो प्रश्न है, प्रश्न को एनालिसिस करके उसका उत्तर जो है एक सटीक उत्तर दिमाग में आना चाहिए, और उसको जो है थोड़ा सा 1-8 सेकेंड पाउज लेते हुए उसको जो है अपना प्रस्तुत कर देना चाहिए। फिर है दूसरा कि औपचारिक होना चाहिए और व्यवहारिक होना चाहिए। औपचारिक
मतलब कि हमारा कोई ऐसा, जब हम इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष पेश हो रहे हैं, वहाँ सारे सीनियर्स बैठे हुए, हमसे अधिक विद्वान लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ हम अपने बातचीत को औपचारिक रखें। औपचारिक का मतलब हुआ कि हम शुद्ध हिंदी में बोलें, अपना जो मैनर और एटिकेट है उसको फॉलो करें, जाने से पहले हम परमिशन मांग लें, मे आई कम इन सर, और फिर कुर्सी पर बैठने का इंतज़ार करें, समय समय पर थैंक यू, पार्डन, सॉरी ये सब बोलते रहें, जो एक मैनर और एटिकेट होता है। तो इसको बनाना पड़ेगा। अगर आपके बिहेवियर में यह चीज़ नहीं है तो बनाना पड़ेगा। और बिल्कुल जो है बिहेवियरल आपका ऐसा होना चाहिए, लगे कि नहीं आप एक बिल्कुल जो है सबमिसिव हैं, अपनी बातों को आप दृढ़तापूर्वक रख रहे हैं लेकिन विनम्रता के साथ रख रहे हैं, तो ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा है कि अभिनयात्मक आवश्यकताएं हो सकती हैं, यानी कहने का मतलब है कि आपको एक्टिंग भी करना पड़ सकता है। हर आदमी का जीवन होता है और जीवन के कई पहलू होते हैं, कुछ बुरे पहलू होते हैं, कुछ अच्छे पहलू होते हैं। इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष हम कोशिश करते हैं कि हम अपने अच्छे पहलू को ही वहाँ पर जाहिर करें, ठीक है। हालांकि बहुत अधिक झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा झूठ हमको बोलना पड़ सकता है जो कि वहाँ जरूरी है। जैसे गांधी जी ने कहा था, सदा सत्य बोलो परंतु कड़वी सत्य मत बोलो। तो अगर आप मान लिया जाए किसी प्रकार का नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, ये आपके चारित्रिक दुर्बलताएं हो सकती हैं। और अगर इंटरव्यू बोर्ड में पूछा गया कि आप भाई शराब नशा करते हैं, तो वहाँ आपको नकार देना है, या एक एक्टिंग के जरिए ही कर सकते हैं। आप किसी भी विचार के, किसी भी आइडियोलॉजी के कितने भी खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन अभी का जो पब्लिक ओपिनियन है, जो हमें समाचार जगत से प्राप्त होता है, बुद्धिजीवी लोग कहते हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण, फेमिनिज्म, जात पात हटाओ, है ना, किसी धर्म के विरुद्ध नहीं बोलना, ठीक है, वैज्ञानिक वाद को बढ़ावा देना, इन सब चीज़ों के बारे में आप कितने भी धार्मिक क्यों ना हो, आप किसी चीज़ को बिल्कुल नकार देते हो, लेकिन यहाँ आपको अभिनय करना है। और इन बातों में जहाँ आपके चरित्र में इस प्रकार की कोई दोष है, या कोई आप इस प्रकार का सोच रखते हैं, विचार रखते हैं, या आपका निजी कोई धारणा है, तो इनको त्यागने के लिए आपको थोड़ा सा एक्टिंग मोड में आना पड़ेगा, यानी वहाँ अभिनय करना पड़ेगा। और इंटरव्यू में जहाँ पर भी कोई कमी हो, उस कमी में जो जितना बढ़िया एक्टिंग करता है उसको अच्छा नंबर मिलता है। मैं इसका उदाहरण भी आगे बताऊंगा, ठीक है। और चौथा जो हमारा पॉइंट है वो सत्य और झूठ, दोनों ही बातें लिखे हैं। कोशिश करना चाहिए कि हमेशा सत्य बोलें। अगर आपके अंदर कोई ऐसी कमी है जिससे आपके चरित्र को विशेष नुकसान नहीं हो रहा है, तो आप उसको स्वीकार कर सकते हैं। अगर आपका मार्कशीट कह रहा है कि आपको देखने से, आपका जो मार्कशीट देखने से लग रहा है कि आप बचपन में कमज़ोर थे पढ़ने में, तो आप बेशक स्वीकार कर सकते हैं कि सर मुझे शुरुआत में पढ़ने में मन नहीं लगता था, या मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से था तो पढ़ने लिखने की इतनी सुविधा नहीं थी, तो इस वजह से मैं था, लेकिन बाद में मैंने इसको रिकवर किया और आगे हमारा प्रदर्शन सुधरा। आगे भी आशा है कि हम जब जॉब में आएंगे तो और भी अपना प्रदर्शन में निखार करेंगे। तो ऐसी बातों में आप झूठ बोल सकते हैं, परंतु ऐसी बातों में आप सच बोल सकते हैं, परंतु कई बार आपको झूठ भी बोलना पड़ सकता है। झूठ भी बोलना पड़ सकता है कैसे? जैसे कि मैं एक उदाहरण अभी देना चाहूँगा, आगे और भी उदाहरण देंगे। झारखंड बोर्ड का इंटरव्यू चल रहा था और एक बंदे से पूछा गया कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं पिताजी के कारोबार में हाथ बटाता हूँ। तो पिताजी का क्या कारोबार है? तो बताया कि दूध का कारोबार करते हैं। तो सीधा सवाल अब पूछा गया इंटरव्यू बोर्ड की ओर से कि दूध में पानी मिलाते हैं, तो अब इनको क्या जवाब देना चाहिए, आप लोग भी सोच सकते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि परिस्थिति बस मिलाते हैं। तो भाई इंटरव्यू बोर्ड द्वारा पूछा गया कि वह कौन सी परिस्थिति है जब मिलाते हैं और वह कौन सी परिस्थिति है जब नहीं मिलाते हैं। तो किसी को दूध सस्ता चाहिए, किसी को दूध महंगा चाहिए। तो जिसको पैसा अच्छा मिलता है, जिसको महंगा दूध हम देते हैं, तो उसमें नहीं मिलाते हैं, और जिसको सस्ता है
तो उसको हम मिला के देते हैं। यानी जो महंगा दूध लेता है उसको 50 रुपये लीटर देते हैं तो पानी में नहीं मिलाते हैं, और जिसको 40 रुपये देते हैं उसमें पानी मिलाते हैं। तो ये जवाब आप लोग विचार कीजिएगा क्या ये सही था? मेरे ख्याल से बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग था। इसलिए रॉन्ग था कि आप जिनको पानी मिला के दे रहे हैं उनको क्या कह के दे रहे हैं कि आपको पानी मिला के दे रहे हैं दूध? तो ऐसा अगर आप कर भी रहे हैं तो यहाँ पर बिल्कुल झूठ बोलना है कि मैं पानी नहीं मिलाता हूँ। नौकरी लग जाने के बाद आप क्या घूस लेंगे? जी नहीं सर, बिल्कुल मैं घूस नहीं लूँगा। क्या आप ईमानदार रह पाएंगे? बिल्कुल ईमानदार रहूँगा। कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। आप संविधान के अनुसार और विधि के अनुरूप काम करेंगे? बिल्कुल करूँगा। आप दहेज लेंगे? बिल्कुल नहीं लूँगा सर। तो ऐसी सारी बातें हैं, आपको एकदम यहाँ झूठ बोलना है, ठीक है? तो सत्य भी बोलना है और झूठ भी बोलना है, दोनों आप ज़रूरत के मुताबिक देख लीजिए कहाँ किसकी ज़रूरत है, उस अनुसार से बोलिए, ठीक है? और दूसरा है कि शालीन व्यवहार होना चाहिए। शालीन व्यवहार का मतलब है कि आप अपनी बात को दृढ़तापूर्वक कहिए, आत्मविश्वास के साथ कहिए, परंतु शालीन होकर कहिए, विनम्र होकर कहिए, क्योंकि जो इंटरव्यू बोर्ड लेने वाले सदस्य हैं वो आपसे सीनियर हैं और तजर्बे में भी काफ़ी ऊंचे पायदान पर हैं, आपसे सीनियर हैं। कोई कॉलेज के प्रोफेसर हैं, आईएएस हैं, सीनियर पीसीएस हैं, तो ये लोग जो है बहुत बड़ी दुनिया देखे हैं। तो यहाँ आप कोई उद्दंडतापूर्वक व्यवहार नहीं कर सकते हैं, या काउंटर सवाल नहीं कर सकते हैं, या फिर बॉडी का ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, या अब जैसे होता है कि हंसने की बारी आई तो खूब ठट्ठा के हंस गए, इस प्रकार का नहीं। बिल्कुल शालीन व्यवहार होना चाहिए आपका, ताकि लगे ये कि डिसेंट पर्सन है और इसमें ऑफिसर लाइक क्वालिटी, जिसको OLQ बोलते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, तो निश्चित तौर पर वे नंबर देंगे। अब सवाल उठता है कि भाई कुछ लोगों में तो ये गॉड गिफ्टेड होता है, बिल्कुल जो है आपके सामने पेश होंगे और अपनी बातचीत से किसी का भी मन मोह लेंगे, ठीक है? लेकिन सब लोगों के पास ऐसा नहीं होता है। आप इस वक्त 67वें BPSC का इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों को अपने अंदर विकसित कर सकते हैं, अभी समय है, ठीक है? कैसे कर सकते हैं इसके लिए आगे हम बता। अभी आप तैयारी के फेज में, तो क्या करें? तैयारी में क्या करें? तैयारी में सबसे पहला जो सबसे प्रभावी हमने पिछले 10 साल के अपने कैरियर में, पिछले 10 साल से मैं सिविल सर्विसेज के विद्यार्थियों को गाइडेंस कर रहा हूँ, और हमारे मॉक इंटरव्यू बोर्ड में बिल्कुल 70-80% सक्सेस रेट होता है और लोगों को नंबर भी अच्छा मिलता है। तो पिछले 10 साल के अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए सबसे जो प्रभावी कदम होता है वो होता है मॉक इंटरव्यू, जिसमें कुछ लोग इसको छद्म साक्षात्कार बोलते हैं। मॉक इंटरव्यू, छद्म साक्षात्कार, इसमें क्या होते हैं कि 4-5 विषय के विशेषज्ञ लोग, जिनमें पूर्व के पदाधिकारी होते हैं, किसी विषय के ज्ञाता होते हैं, कोई जाने माने नामचीन हस्ती होते हैं, और कोचिंग के कोई फैकल्टी होते हैं या कोई सीनियर मेंबर होते हैं, इन लोगों का एक बोर्ड होता है। और इस बोर्ड में आपको उसी तरह से जैसे BPSC का इंटरव्यू है उसी तरह से आपको आना पड़ता है और इनके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देना पड़ता है। लगभग 20, 25, 30, कभी कभी 40-45 मिनट तक मॉक इंटरव्यू चलता है। हमारे जो बोर्ड होते हैं उसमें हम लोग 40-45 मिनट तक लगभग सारे सेक्शन को कवर करते हैं, और सारे सवाल पूछने के बाद फिर 15 से 20 मिनट का एक फीडबैक सेशन होता है और उसमें फीडबैक दिया जाता है। और इस मॉक इंटरव्यू के दौरान विद्यार्थी खुद अपना एनालाइज तो करता ही करता है कि हम कितने पानी में हैं, किन किन सवालों का जवाब दे पा रहे हैं, किनको नहीं दे पा रहे हैं, किनको और अच्छे ढंग से दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ 5 आंखें जो लगातार आप पर निगाहें गड़ाए हुए हैं, तो वो भी आपका एनालिसिस करते हैं और उनका जो फीडबैक होता है वो काफ़ी बहुमूल्य होता है, जो कि आपको आगे का प्रदर्शन सुधारने में मदद मिलता है। दूसरा फायदा ये होता है कि आप अगर किसी काम को 1-2 बार कर चुके हैं, यानी रिहर्सल कर चुके हैं,
तो तीसरी चौथी बार में आपको उसको करने में कोई झिझक नहीं है। जैसे कि कोई एक बंदे को जिसे गाड़ी नहीं चलाना आता है या साइकिल नहीं चलाना आता है, मोटरसाइकिल नहीं चलाना आता है, और उसको दे दिया जाए कि भाई चलाओ, तो वो नहीं चला पाएगा, वो गिर जाएगा। अगर इस चीज़ को वो 2 बार 4 बार 5 बार अगर रिहर्सल कर लेता है, सीख लेता है, बैलेंस बना लेता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसके मेमोरी भी कई प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते होंगे। एक टेम्पोररी मेमोरी होता है, एक परमानेंट मेमोरी होता है, एक बॉडी मेमोरी होता है। हमारे बॉडी में भी वो मेमोरी सेट हो जाता है कि कैसे है, किसी गाने की धुन पर हमारा बॉडी ठीक वैसे ही थिरकेगा, वैसे ही हमारा मूवमेंट होगा, या पीटी परेड में बैंड के धुन पर जैसे हम लोग का हाथ पैर चलता है, तो वो बॉडी में हमारा मेमोरी सेट हो जाता है। तो ये क्या होता है कि आप अगर 2, 3, 4, 5 मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं तो एक ऐसा रिहर्सल हो जाता है कि आपके अंदर सारा भय, सारा संशय, सारा आशंकाएं दूर हो जाती है और आपको बीपीएससी के समक्ष जाने में बिल्कुल सहज भाव से जाएंगे और बिल्कुल सहज भाव से इंटरव्यू देकर आ जाएंगे। तो मॉक इंटरव्यू सबसे प्रभावी कदम है, तो ये करना चाहिए। दूसरा है कि मॉक इंटरव्यू आप जब देने जाएंगे, इसमें अलग अलग संस्थान अलग अलग प्रक्रिया अपनाता है, पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होता है वो DAF का होता है, DAF, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, यूपीएससी में रहता है। बीपीएससी वाले जो DAF भरवाते हैं बहुत नॉर्मल होता है, लेकिन इंटरव्यू जो है उसी तरह का फॉलो किया जाता है। तो इसके जगह पे एक बायोडाटा आप बनाएं। हमारे संस्थान में आएंगे तो बायोडाटा आपको बना बनाया मिलेगा। इस बायोडाटा में कुछ कॉलम्स होते हैं, कुल मिला के 15-16 कॉलम होते हैं और उस पर कार्य करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक दोहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। तो लोग दुनिया खोजने चले हैं, रिसर्च करने चले हैं, लेकिन खुद अपने बारे में नहीं जानते हैं। तो अभी समय है खुद अपने बारे में जानिए, आप अपने बारे में अब जानिए। बहुत सारे लोगों को बहुत ही बेतुका लग सकता है, कह रहे अपने बारे में क्या जानना है, हम तो है ही क्यों ऐसे। जी नहीं, आप अपने बारे में जानिए, नहीं जानते हैं। और आप मेरा बात मानिए, आज आप बायोडाटा बनाइए और देखिए तो पता चलेगा कि हम 90% अपने ही बारे में नहीं जानते हैं, दूसरे के बारे में की तो बात ही छोड़िए, ठीक है। तो इस बायोडाटा में क्या क्या रहेगा, ये बायोडाटा भी हम शेयर कर देंगे। इस बायोडाटा में सबसे पहले आपका नाम रहेगा, उसके बाद आपका जन्म तिथि रहेगा। नाम से सवाल हो सकता है। बीपीएससी चूँकि नाम और जिला वगैरह अब नहीं पूछने लगा है, क्योंकि इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्योंकि ये जाति धर्म का प्रदेश है, किसी प्रकार से जाति ना ट्रेस हो जाए, इस वजह से इस पर प्रतिबंध है। तो नाम नहीं पूछा जाएगा, जिला नहीं पूछा जाएगा, फादर्स नेम नहीं पूछा जाएगा। हाँ, डेट ऑफ बर्थ से सवाल हो सकता है कि फलाना साल आपका जन्म हुआ तो क्या उसमें था, कोई घटना बताइए, ठीक है। उसके बाद इसमें आपका गृह जिला रहेगा, गृह जिला से सवाल आ जाएगा। गृह राज्य रहेगा, वहाँ से रहेगा। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा, आपका ऑनर्स पेपर का जिक्र रहेगा, सब्सिडरी पेपर का जिक्र रहेगा, कहाँ कहाँ से आपने पढ़ाई किया वो रहेगा। आपका हॉबी क्या है वो रहेगा, हॉबी से भी सवाल पूछे जाते हैं। आपके जीवन का सकारात्मक और नकारात्मक पॉइंट क्या है वो रहेगा। आपने इससे पहले क्या क्या किया, किन किन संस्थानों में जॉब किया, उससे संबंधित जानकारी रहेगी। कुल 16-17 कॉलम है और ये 16-17 कॉलम का आपका अध्ययन करना पड़ेगा और इसी के अनुसार से आपको तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ हो गया। तीसरा में आपको चूँकि करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा महत्व है, तो करंट अफेयर्स के लिए आपको इसका विशेष रूप से तैयारी करना है। करंट अफेयर्स के लिए आपको समाचार पत्र की ज़रूरत है, समाचार पत्र और मैगजीन, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। और इन समाचार पत्र और मैगजीन में जो देश विदेश में उठ रही समस्याएं हैं, जो वर्निंग इशूज़ है, जो ताज़ा समाचार है, जो भारत की तत्कालीन परिस्थितियां हैं, उन मुद्दों पर आपको गहराई से जानकारी चाहिए, उसमें डिबेट चाहिए।
एक देश एक चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इंडिया का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए, इन मुद्दों पर आपका ओपिनियन चाहिए। तो जब तक आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे नहीं तो ओपिनियन नहीं दे पाएंगे। तो ये आपको समाचार पत्र और मैगजीन जब लगातार पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा। फिर जो है कभी कभी क्या होता है कि पढ़ी हुई बातों की अपेक्षा देखी हुई बातें ज़्यादा याद रहता है। तो आप देखी हुई बातों के लिए आप टीवी देखिए, ज़्यादा नहीं देखना है, टीवी देखिए, रेडियो का भी समाचार सुन सकते हैं, ठीक है। ज़रूरत भर जो मुख्य समाचार है या कुछ ऐसे डिबेट वाला चैनल नहीं देखना है जिसमें कि फालतू का डिबेट होता है, 4-5 को पॉलिटिशियन को बिठा लिया, खूब चिल्ला चिल्ली कर रहा है, तो वो सब नहीं देखना है। आपको काम का चीज़ देखना है, केवल जो है समाचार देखिए, मुख्य समाचार देखिए, और अगर कोई पसंदीदा शो है तो वो पसंदीदा शो देख सकते हैं, ज़्यादा समय इसमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। BBC का रेडियो देखिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इन सबों को, ये दोनों चीज़ों को देखने के बाद इसका एनालिसिस भी जरूर करिए। और एनालिसिस कैसे होगा, ये एनालिसिस आपको मित्रों के साथ बैठ कर होगा। आप एक मित्र मंडली बनाइए जिन लोगों को BPSC का इंटरव्यू देना है ना, और रोज़ाना आप जो समाचार टीवी और समाचार पत्रों या मैगजीन में पढ़े हैं उस पर डिस्कस कीजिए, देखिए कितना फ़ायदा होगा। एक से एक ओपिनियन आएगा, एक से एक विचार आएगा, और उसके आधार पर आपके अंदर जो एनालिसिस करने की जो क्षमता होगी उससे आप बेहतर तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। चौथा, पांचवा चीज़ हो गया कि आपका, चूँकि ये इसमें ऑनर्स सब्जेक्ट है, ऑनर्स है और ऑप्शनल भी है, दोनों से सवाल है। अगर आपने ऑनर्स किया फिजिक्स और ऑप्शनल रख लिया एंथ्रोपोलॉजी, अगर आपने ऑनर्स किया केमिस्ट्री, ऑप्शनल रख लिया LSW, अगर आपने ऑप्शनल आपका ऑनर्स किया बीटेक से, आपने बीटेक किया, इंजीनियरिंग डिग्री लिया, ठीक है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट में रख लिया सोशियोलॉजी, तो दोनों पेपर को तैयार करना है और आप इससे बच नहीं सकते हैं। आपको ऑनर्स से पेपर से क्वेश्चन रहेगा ही, ऑप्शनल से तो रहेगा ही रहेगा। बहुत बार तो ऐसा भी रहेगा कि ऑप्शनल छोड़ दिया जाएगा आपका केवल ऑनर्स से ही, जो ग्रेजुएशन लेवल पर जो आपका ऑनर्स पेपर है, या जो बिहार के बाहर के स्टेट के हैं वहाँ पर ऑनर्स नहीं होता है बल्कि 3 मुख्य विषय होते हैं, तो वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। हाँ, ये बात है कि बहुत भारी भरकम सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जो सुपरफिशियल सवाल है, जो एलिमेंट्री आइडियाज वाले सवाल हैं, वो जरूर पूछा जाएगा। और हर विषय का आप देखिएगा कुछ न कुछ जो है वो एलिमेंट्री आइडिया वाले सवाल रहते हैं, वो पूछा जाएगा। फिर है ऑनर्स ऑप्शनल हो गया, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा, कहाँ से पढ़ाई किए, कितना नंबर लाए, यहाँ से पढ़ाई करने के बाद वहाँ क्यों गया, वहाँ किस प्रकार का माहौल मिला, तो ये सब सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। उसके बाद आपको कई चीज़ करना है, जैसे आपको परिधान पर भी ध्यान देना है, आपको ड्रेस किस प्रकार से होना चाहिए, एक डिसेंट ड्रेस होना चाहिए, इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। और फिर आप इस दौरान थोड़ा योग मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हैं ताकि आपका याददाश्त बढ़िया रहे और आपका फिटनेस बरकरार रहे। इन सब मुद्दों को हम बारी बारी से एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में, मॉक इंटरव्यू। सबसे पहला जो सबसे सटीक उपाय है, सबसे जो सार्थक हथियार है, वो है मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू में क्या है, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मॉक इंटरव्यू में आप एक बोर्ड बनाइए, या तो खुद से भी बना सकते हैं, एक बोर्ड बनाइए, ठीक है, और यहाँ पर 4-5 लोगों को बिठाइए जो आपके सीनियर हैं, आपके ब्रदर हैं, ठीक है, और यहाँ पर खुद ही बैठ जाइए, बिल्कुल उसी नॉर्म्स का फॉलो कीजिए, ठीक है। ये लोग सवाल पूछेंगे और आप जवाब दीजिए, कोशिश कीजिए। आधा घंटा 45 मिनट का रखिए, और फिर जो है 15 से 20 मिनट का इन लोगों से फीडबैक लीजिए कि भाई कैसा हम जवाब दिए, किस समझ में। इनमें से कम 1-2 मेंबर ऐसा जरूर होना चाहिए जो DPSC UPSC में इंटरव्यू दे चुके हैं, ठीक है।
अगर नहीं तो फिर आपका प्रयोजन जो है वो सफल नहीं होगा। तो इसी कार्य करने के लिए लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि निश्चित तौर पर वहाँ पर कुछ विषय के विशेषज्ञ होते हैं, कुछ ऑफिसर्स लोग होते हैं। अच्छा, इसमें सावधान रहने की ज़रूरत क्या है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या किए हैं कि पैसा खूब इन्वेस्ट करके, बहुत बड़ी मात्रा में पैसा इन्वेस्ट करके पूरा बिहार से लेकर दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड सब जगह पोस्टर से पाट दिया है। और इस कारण से भोले भाले विद्यार्थियों को फंसा तो लिए हैं, लेकिन उनके अंदर ना तो ढंग का फैकल्टी है, ऐसे ऐसे फैकल्टी है जो कि खुद भी कभी बीपीएससी का पीटी पास नहीं किया है और वो यूपीएससी वालों को पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे संस्थानों से बचना है। यानी साफ आप ये तय कर लीजिए, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और होर्डिंग देख के नहीं जाना है, ठीक है। वहाँ निश्चित तौर पर ठगाएंगे। अब वो आपको टाइम नहीं देंगे, 5 से 10 मिनट समय देंगे और बोलेंगे सब अच्छा है। भाई सब अच्छा क्यों है? आप रियल फीडबैक दीजिए ना। और उनके बोर्ड के मेंबर में कौन कौन रहेंगे? तो एक खुद ही बैठ जाएंगे, 1-2 टीचर को बिठा लेंगे, और यहाँ तक कि कुछ लोग क्या करते हैं कि 1-2 स्टाफ को बिठा लेते हैं। वो स्टाफ जो उसका पर्ची वगैरह काटने वाला रहता है, वो स्टाफ को बिठा लेते हैं। ऐसे संस्थानों में कतई ना जाए। आप पता कर लें कि बोर्ड में बैठने वाले लोग कौन कौन से हैं। इनमें पूर्व में इंटरव्यू दिए गए कैंडिडेट हैं या नहीं हैं, 1-2 ऑफिसर्स हैं या नहीं हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं या नहीं हैं, किसी विषय के प्रकांड ज्ञाता है कि नहीं है, तभी आप मॉक इंटरव्यू उस कोचिंग में जाएं। वरना जो है समय और पैसे की बर्बादी है, ठीक है। उससे बढ़िया तो आप खुद ही कर लीजिए। तो ये जरूरी है मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू से फ़ायदे क्या है? सबसे पहले फ़ायदे हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो ये प्रश्न आपको मिलेंगे। कुछ कुछ रेडीमेड प्रश्न भी हम लोग बना के रखते हैं और विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि ये सब प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न के भी कई कैटेगरी होते हैं। कुछ प्रश्न तो क्लोज इंडेड रहेगा, उसको हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। कुछ प्रश्न का सीधा उत्तर दे सकते हैं, और कुछ प्रश्न का उत्तर ऐसे रहेगा जो ओपिनियन बेस्ड रहेगा, यानी जिसमें आपका ओपिनियन मांगा जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसा रहेगा जिसमें आप सही, उसका कुछ सही गलत आंसर नहीं होता है, लेकिन जब उसका आप जवाब देंगे ना तो आपका उससे व्यवहार, आपका व्यक्तित्व का पता चलेगा। तो ऐसे प्रश्नों का कुछ सूची भी हम लोग रखते हैं और उस सूची को भी देते हैं, विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते हैं। तो सबसे पहले तो प्रश्न के बारे में पता चल जाएगा कि किस किस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा, आपका रिहर्सल हो जाएगा। 3, 4, 5 बार देंगे और एक ही काम को 3, 4, 5 बार अगर कर दिए तो वही काम को 6ठा 7वां बार करने में आपके मन में ना किसी प्रकार का डर होगा, ना किसी प्रकार का संशय होगा, ना किसी प्रकार का झिझक होगा, और ना ही किसी प्रकार का मतलब आशंका रहेगा। आप आराम से एकदम स्मार्टली जो है दे सकते हैं। रिहर्सल हो जाएगा। दूसरा, आपकी कमियां, जो भी आपकी कमियां हैं उसको उजागर किया जाएगा। जो आपकी खूबियां हैं उसको भी बताया जाएगा कि ये आपका बढ़िया है, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज जो अपना खुद का अनुभव होगा, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। लाख आदमी कुछ आपके बारे में कहे, आपने अपने से जो देखा, अपने से जो समझा, उसका जो अनुभव आपके जीवन में मिलेगा, उसका कोई जवाब नहीं है। और ये सब काफ़ी फायदेमंद चीज़ होता है। तो आप मॉक इंटरव्यू जरूर जाएं। मॉक इंटरव्यू जाने से पहले वैसे संस्थान को चुनें। आप उनको देखिए कि उनके बोर्ड में कौन कौन बैठते हैं, ठीक है। ऐसे जो है यहाँ भी बड़े पैमाने पर बेवकूफ़ बनाया जाता है, लोगों को ठगी किया जाता है। क्योंकि जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू हुआ तब से जो विद्यार्थी थे जिनको कोई काम नहीं है, वे लोग भी पढ़ाने लगे। ऑनलाइन में आज जितने भी टॉप का ऑनलाइन क्लासेज हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, सब जगह क्या आप विश्वास कीजिए, दिल पर हाथ रख के बोलिए, क्या पढ़ाई होती है? वहाँ सिर्फ कॉमेडी होता है। और चूँकि हमारा देश में जनता अभी उतनी जागरूक नहीं है, लिटरेसी उतनी अधिक नहीं है, तो क्या है, जो ठेठ देसी अंदाज में बोलता है, जो हंसा हंसा के पढ़ाता है, जो कॉमेडी करता है, उसी को लोग पसंद करता है। इससे आपको मनोरंजन तो हो जाएगा, लेकिन क्या लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए आज के डेट में
सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए ऑनलाइन क्लास सबसे बड़ी बाधा है। ठीक है, हाँ, मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे टीचर भी हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि वो ऑनलाइन क्लास में इतने अच्छे कंटेंट और इतने अच्छे चीज़ों को देता है कि विद्यार्थी वास्तव में लाभान्वित होते हैं। परंतु ये बाजार है, बाजार को आप समझिए और देखिए, उसके अनुसार से काम कीजिए। तो बिल्कुल ही ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है कि जो तैयारी के नाम पर, जिनको खुद कुछ पता नहीं है, वो लोग कर रहे हैं। दूसरा एक चीज़ और हुआ कि जो बैंकिंग की तैयारी कराते थे, जो इंजीनियरिंग की तैयारी कराते थे, जो मेडिकल की तैयारी कराते थे, जो नेवी एयरफोर्स की तैयारी कराते थे, इधर बीपीएससी में हर साल वैकेंसी निकल रहा है तो सब बीपीएससी की तैयारी कराने लगे। अरे भैया, कोई मतलब पैसा कमाना है तो और भी काम कर सकते हैं, ऐसे क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। तो इन सब चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है। आज इंटरव्यू का समय है, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग पोस्टर लग गए होंगे, सजा दिए होंगे, हमारे पास आइए, फ्री में मॉक इंटरव्यू कीजिए। एक बात जान लीजिए कि फ्री में कुछ नहीं मिलता है। दूसरा है बायोडाटा पर कार्य, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। तो बायोडाटा पर क्या क्या काम करना है, तो बायोडाटा को बढ़िया से बनाइए। इनमें जो 2-3 सेक्शन जो महत्वपूर्ण है उस पर हम चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहले है गृह जिला और गृह राज्य। इस पर ऑलरेडी हमारा पहले से वीडियो बना हुआ है, जिसको कि मैं लिंक में डाल दूंगा, शेयर कर दूंगा। उसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें कर सकते हैं। गृह जिला और गृह राज्य के जो भी ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य हैं, उनको देखना है। क्या क्या पर्यटन की संभावना है, कहाँ घूमने का जगह है, उनमें क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं और उसका समाधान को भी रखना है। उसका चौहद्दी देखना है, उसका भौगोलिक क्षेत्र देखना है, वर्तमान में वहाँ के क्या हालात है, कोई वहाँ के प्रमुख व्यक्ति वर्तमान में है तो उसके बारे में जानना है। अगर कोई ऐतिहासिक पुरुष है जिनके उस क्षेत्र से संबंध हो, उन सब चीज़ों को तैयारी कर लेना है, देख लेना है। इन सब कार्यों में गूगल आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो जहाँ कुछ अगर सामग्री नहीं मिले तो गूगल पर सर्च कर लीजिए, गूगल पर सर्च कर लीजिए। ठीक है, चौथा जो चीज़ होता है वो होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है, कहाँ से आपने सवाल किया है, पढ़ाई कहाँ से किया है, इससे सवाल हो सकता है। फिर आपका किसी में ऑनर्स है, कभी कभी लोग सब्सिडरी सब्जेक्ट पर भी चले जाते हैं। कभी कभी इंटरमीडिएट के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूछे कि इंटर साइंस किए हैं तो उससे देख लेते हैं। जब किसी को सवाल पूछते पूछते लोग सब सवाल पूछ दिया प्रीवियस विद्यार्थियों से, प्रीवियस कैंडिडेट से, तो आपसे कुछ नया पूछने के चक्कर में यही सब पूछने लगेगा। तो इन सब चीज़ों को भी देख लेना है। और चौथा है आपका प्रीवियस या प्रेजेंट जो है। अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है तो आपका क्वेश्चन हम अब ये आउट कर देते हैं, आपका डिपार्टमेंट से संबंधित ही 50% सवाल है। तो अपने डिपार्टमेंट के बारे में अच्छी तरीके से जान लीजिए। आपका डिपार्टमेंट का क्या ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, ठीक है, उसका हायरार्की क्या है, कौन कौन से पदाधिकारी बैठते हैं, वर्तमान में कौन कौन है, उनका क्या कार्य है, आपके विभाग से क्या देश को फायदा है, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, आपकी उसमें क्या भूमिका है, आप उसमें क्या काम करते हैं, उसका क्या रूल रेगुलेशन है, उससे संबंधित एक्ट, ये सब जो है आपको पूछा जाएगा। तो अगर आप किसी जॉब में हैं या आप जॉब कर चुके थे तो यहाँ से 50% सवाल जो है आपका यहीं से आ जाएगा। ये क्वेश्चन समझिए आउट हो गया जॉब वाले विद्यार्थियों के लिए। इसलिए इस चीज़ को खूब बढ़िया से देख लीजिए। इसकी तैयारी कोई करवाएगा नहीं, इसकी तैयारी आप अपने विभाग के ही जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके सीनियर पदाधिकारी हैं, उनके सहयोग से कर सकते हैं, या आपने जो अभी तक काम किया उसका जो अनुभव है उसके आधार पर आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो ये आपका बायोडाटा पर कार्य करना है, ठीक है। फिर ऑनर्स ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब ऑनर्स ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या है, तो दोनों लगभग एक ही है,
ठीक है। अंतर क्या होता है कि कभी कभी तो लोगों का जो ऑनर्स सब्जेक्ट होता है वही ऑप्शनल रख लेता है, कुछ लोगों का ऑनर्स जो ग्रेजुएशन में है वो अलग होता है और ऑप्शनल अलग रखता है, तो दोनों से सवाल। तो ऑप्शनल में क्या है कि यहाँ थोड़ा सवाल डीपली जा सकता है, डीपली सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि अगर इकोनॉमिक्स के हैं कोई विद्यार्थी, तो उसमें आपको पूछा जा सकता है गरीबी का लॉरेंज वक्र, आपका रिकार्डो का लगान सिद्धांत, ऐसे पूछा जा सकता है। इतिहास है तो इतिहास की व्याख्या, ठीक है। सबाल्टर्न हिस्ट्री किसे कहते हैं, इतिहास कैसे अपने आप को दोहराता है, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास के बीच ट्रांजिशन जो फेज हैं उसके बारे में। भारतीय इतिहास को देख लें तो उत्तर से दक्षिण भारत में कैसे संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, ऐसे सारे डीप सवाल पूछे जाएंगे। और अगर आपका ऑनर्स है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा डीप नहीं रहेगा, बल्कि सुपरफिशियल सवाल रहेंगे। जैसे मान लिया जाए कोई ज्योग्राफी के विद्यार्थी है, ज्योग्राफी के विद्यार्थी है, तो ज्योग्राफी वाले विद्यार्थियों को नॉर्मली 2-3 सवाल पूछा जाता है। पहला सवाल आपका ये रहेगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है, इससे रहेगा। दूसरा सवाल रहेगा बिग बैंग थ्योरी क्या है, ठीक है। तीसरा सवाल रहेगा मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। इस प्रकार के सवाल जो सुपरफिशियल सवाल है या ब्रह्मांड से संबंधित सवाल, ये जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये जो सुपरफिशियल चीज़ है, जो कि समझिए कि मैट्रिक इंटर स्तर का होता है, तो उसको तैयार करें। अगर बहुत ज़्यादा डीप सवाल पूछे तो फिर आप उसमें सॉरी बोल सकते हैं कि सर काफ़ी दिन हो गया पढ़े हुए, याद नहीं है। परंतु ये सब जो हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक कोर सवाल होता है जो हमेशा पूछा जाता है। जैसे फिजिक्स की बात करें तो कैसे जो है लोग तुरंत पूछता है न्यूटन के 3 गति नियम बताओ, ठीक है, ग्रेविटेशन का नियम बताओ, या फिर उत्प्लावन का सिद्धांत बताओ, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो उसी प्रकार से हर सब्जेक्ट का, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, तो उसमें देखिएगा कि 5-7 सवाल ऐसे होंगे जो सुपरफिशियल और एलिमेंट्री आइडियाज़ वाले होंगे, जो कि हमेशा पूछा जाता है, तो उसकी तैयारी आपको कर लेना है। तो ये हो गया। फिर आगे आइए न्यूज़पेपर और मैगजीन। तो न्यूज़पेपर और मैगजीन, इसका तो आप चूँकि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे तो पहले भी पढ़ते ही होंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा फोकस्ड होकर पढ़ना है, फोकस्ड होकर पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो इसमें 4 से 5 पेज पढ़ना है। 4 से 5 पेज क्या, एक तो आप हेड पृष्ठ पढ़िए, कवर पेज जो होता है उसको पढ़िए। दूसरा जिसमें बिहार संबंधित समाचार रहता है, राजकाज सरकार से संबंधित, उसको पढ़िए। अगर कोई सरकारी विज्ञापन है तो जरूर उसको देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद संपादकीय पढ़िए और खेलकूद वाला समाचार एक देख सकते हैं, स्पोर्ट्स न्यूज, और लास्ट में जो देश विदेश की समाचारें होती हैं उसको, यही 4-5 पेज पढ़ने का है। तो ये 4-5 पेज न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, और कम से कम 2 न्यूज़पेपर, एक राष्ट्रीय स्तर का और एक जो है राज्य स्तरीय स्तर का। मान लिया जाए कि अगर आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हिंदी में हिंदुस्तान पढ़ लीजिए राज्य स्तरीय, और राष्ट्रीय स्तर का आप राष्ट्रीय सहारा ले लीजिए। इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आप हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया बिहार राज्य स्तर के लिए ले लीजिए, और राष्ट्रीय स्तर के लिए हिंदुस्तान द हिंदू रख लीजिए। ये सब समाचार तो आप इजीली अवेलेबल है। मान लिया अगर नहीं आप खरीद पा रहे हैं या आप तक नहीं पहुंच है तो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आजकल समाचार पत्र आ ही जाता है, वहाँ से पढ़ लेते हैं। मेरे घर में 2-3 समाचार पत्र आता है, फिर भी मैं समाचार को व्हाट्सएप पर ही पढ़ता हूँ, क्योंकि वो जब समय मिलता है उसी समय उसको खोल के पढ़ लेते हैं। घर में है कि सुबह में पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं। और मैगजीन, तो मैगजीन में क्या है, मैगजीन में 2 तरह का मैगजीन होता है। एक मंथली होता है, ठीक है, मंथली। तो ये मंथली मैगजीन को पढ़िए, और अगर आपका बहुत सारा चीज़ छूटा हुआ है काफ़ी दिन से, तो फिर जो ईयर बुक है, ईयर बुक को भी आप देख सकते हैं। कई ईयर बुक हैं, जैसे कि दृष्टि का भी आता है, आपका प्रतियोगिता दर्पण का सबसे बढ़िया ईयर बुक होता है, वो ईयर बुक देख सकते हैं। मंथन का भी ईयर बुक आता है,
तो कोई 1 या 2 ईयर बुक ले लीजिए, पिछले साल का घटना, 6 महीना की घटना शुरू हो जाइए। लेकिन ज़्यादातर जो है ना पिछले महीने के आसपास, इवन 1 सप्ताह में जो बीत रही घटना है उससे ज़्यादा समाचार पूछा जाता है, उससे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो बोर्ड में होते हैं ज़्यादातर बुजुर्ग लोग होते हैं। बुजुर्ग लोगों को समाचार वगैरह देखने की काफ़ी ये आदत होती है। तो कल जो टीवी में देखा चला, अभी वर्तमान में जो चल रहा है, उन्हीं सब चीज़ों पर उनको आनंद आता है देखने में, और वही सब सवाल आपके सामने हो जाएगा। तो पिछले 1 सप्ताह में जो न्यूज़ में चला है उसको जो है आप बेहतर ढंग से देखिए। देखना ही नहीं बल्कि उसका एनालिसिस भी कर लेना है, और उसमें विभिन्न दृष्टिकोण से प्रश्नों को भी सोच लेना है कि अगर ये पूछा जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे, और वो पूछा जाएगा तो क्या जवाब देंगे। तो इस प्रकार से न्यूज़पेपर और मैगजीन को देख लीजिए। फिर आ जाइए टीवी रेडियो न्यूज़। अब टीवी देखना क्यों जरूरी है? ऐसे तो अभी देखिए टीवी का बाइकआउट भी हो रहा है। विपक्षी दल इंडिया ने 14 एंकरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है कि नहीं देखना है, इसका न्यूज़ में कोई भी विपक्षी दल के जो नेता है वो नहीं जाएंगे, ठीक है। और मेरा भी मानना है कि टीवी अब क्या है ना कि नफ़रत और झूठ परोस रहा है। पहले क्या होता था कि जब कहीं झूठ फैलता था तो टीवी और पत्रकार लोग सच ढूंढ कर सामने लाते हैं। अब क्या है कि टीवी और पत्रकार वाले झूठ फैलाते हैं और लोग जो है सच्चाई ढूंढ कर लाते हैं। मणिपुर जैसे कांड हम लोग देख चुके हैं, तो टीवी वगैरह पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रह गया है। परंतु टीवी न्यूज़ में खास करके जो मुख्य समाचार है उसको देखिए, उससे कम से कम घटना के बारे में रूबरू हो जाते हैं। और अगर रेडियो सुनने का है तो इसको ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये क्या होता है कि हम काम करते वक्त भी कहीं सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं और रेडियो सुन सकते हैं। आकाशवाणी का रेडियो सुनिए, BBC का रेडियो सुन सकते हैं। इससे क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो सरकारी कार्यक्रम, सबका अपना अलग अलग रोल है, ठीक है। आप टीवी और न्यूज़ में जिन बातों को देखते हैं तो क्या होता है कि टीवी में किसी एक खास न्यूज़ को बहुत फोकस करके दिखाया जाता है। रेडियो में देखेंगे कि नहीं, किसी खास न्यूज़ को फोकस करके नहीं दिखाएगा, बल्कि जो है सारा न्यूज़ वो पढ़ देगा। और पेपर में क्या है कि पेपर में हेडलाइंस पर जो विशेष न्यूज़ है उसको फोकस रहेगा, लेकिन उसके सारे बहुत सारा न्यूज़ रहेगा, बहुत सारे सरकारी विज्ञापन रहेगा। तो सबका अपना अपना अलग महत्व है। मंथली मैगजीन में क्या होगा, जो कम्पिटिटिव मैगजीन है उसमें है कि जो कंपटीशन की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चीज़ है उसका निचोड़ निकाल के दिया जाता है। सबका अलग अलग महत्व है, इसलिए सभी को देखना जरूरी होता है। तो आप जरूर देखिए, ठीक है। अब है महत्वपूर्ण पुस्तकों का अध्ययन। ये भी जरूरी है, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो आपको ऑनर्स और ऑप्शनल का सब्जेक्ट का तो पुस्तक पढ़ना ही चाहिए। एक बार जरूर गो थ्रू हो जाइए, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं, लेकिन मान लिया जाए कि कोई अगर इतिहास के विद्यार्थी है तो कम से कम आधुनिक इतिहास को एक बार जो है जो प्रमुख बिंदु है उसको देख लीजिए, ठीक है। कोई अगर ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं तो कम से कम इंडियन हिस्ट्री को देख लीजिए, या फिर जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है तो खास करके राज व्यवस्था जो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है वैसी पुस्तकें पढ़ना चाहिए। राज व्यवस्था यानी संविधान से, क्योंकि संवैधानिक इशू पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। और इससे अगर कोई भी वर्तमान में प्रसंग चल रहा है, प्रसंग है, ज्वलंत मुद्दा है, या फिर कोई विवाद है, इस पर जरूर फोकस करें और देखें कि संविधान में क्या इसका प्रावधान है। प्रसंग जैसे कि भारत का नाम इंडिया होगा या भारत होगा या दोनों रहेगा, इस पर ये प्रसंग है। ज्वलंत मुद्दा है देश और विधानसभा, लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का, ऐसे पर क्या संवैधानिक प्रावधान है, क्या लोगों की राय है, आपका क्या ओपिनियन है, ये देखिए। विवाद, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल विवाद है, जैसे कि अभी मुख्य चुनाव के वो चयन में न्यायाधीश को हटा दिया, CJI को, तो ये सब विवाद है। राज्यपाल को लेकर हमेशा विवाद होते रहता है। तो इन सब चीज़ों को, संविधान को पढ़िए, इनके प्रावधानों को जानिए, समझिए, तो ये
आपका प्रश्न का उत्तर जो है ना सटीकता से देने में बनेगा। बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत सारे कैंडिडेट को ऐसे देखे कि उसको पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा बताइए कि अभी चल रहा है इंडिया बनाम भारत, तो उसको मतलब पता ही नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में अगर बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाए, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड को ये समझ में आ जाएगा कि हाँ बंदे को पता है, ये सिंसियर है, ये जागरूक इंसान है, चीज़ों को देख रहा है। ठीक है, अच्छी तरीके से एनालाइज नहीं कर पाए, अगर किसी को पता ही नहीं तो वो तो बिल्कुल समझिए निगेटिव चला जाएगा। तो ये उसके बाद जैसे महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण से संबंधित पुस्तकें पढ़िए। फिर गुड गवर्नेंस, सुशासन, सुशासन से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, वो पढ़िए। फिर जो है व्यक्तित्व निर्माण का संबंधित पुस्तकें होती है, व्यक्तित्व निर्माण, ये आपका मनोबल का बढ़ाएगा, चाहे शिव खेड़ा का पुस्तक हो या फिर जोगिंदर सिंह का हो, सुनहरे कल की हो, शिव खेड़ा का यू कैन विन, या फिर स्वेट मार्टन की पुस्तकें बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे थे, तो वो सब पुस्तकें पढ़िए। फिर आगे योजना, योजना खास करके सरकारी योजना, अगर इसका कहीं संकलन मिले है ना, केंद्र और बिहार सरकार का, केंद्र और बिहार सरकार का योजनाओं का अगर संकलन मिले तो ये ऐसा एक पुस्तक जरूर ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे कि राज्य सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है और केंद्र सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं चला रही है। अब अलग अलग विद्यार्थियों के लिए अलग अलग सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे महिला विद्यार्थी है तो उससे अक्सर यह सवाल पूछा जा सकता है कि महिलाओं के उत्थान हेतु बिहार सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चला जा रही है, किन्हीं 5 योजना का नाम बताएं। अब है कि अब किसी किसी को तो एक भी याद नहीं होता है, तो वो तो गलत बात है। अच्छा, कोई विशेष अगर मान लिया जाए कि विशेष स्थान से बिलोंग करता है किसी राज्य से, तो वहाँ के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये योजनाओं के बारे में एक जो है संकलन आपके पास होना चाहिए। तो ये सब आपको जो है महत्वपूर्ण पुस्तकें जो कि थोड़ा सा विषय वस्तु से हट कर होगा, वहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। फिर आ जाइए विशिष्ट लोगों से मुलाकात। अब इंटरव्यू क्या है, ये आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कार्य करेगा। तो इसमें कुछ लोगों से आप मिलिए। कैसे लोग होंगे, तो इसमें ब्यूरोक्रेट्स अगर आसपास में कहीं मौजूद हैं अपने रिलेशन में, उनसे मिलिए। सफल उम्मीदवार से मिलिए जो हाल फिलहाल में सफल हुआ है। ठीक है, नामचीन व्यक्ति से मिलिए अगर आसपास उपलब्ध हो। ठीक है, फिर जो है कोचिंग संस्थान में भी जाके मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं। कोई आपका रिलेशन में है या कोई विषय के विशेषज्ञ हैं, विषय के विशेषज्ञ हैं, उनके सामने 1-2 घंटा समय एक्सपेंड कीजिए। ठीक है, तो ये लोग जो है व्यवहारिक चीज़ों को आपको बताएंगे। इससे क्या होगा, आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा, आपका थोड़ा सा ज्ञानार्जन होगा और आप जवाब जो है सटीकता के साथ देने में सक्षम हो सकेंगे। फिर है आपका योग, व्यायाम, मेडिटेशन। क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कि हमारा शरीर है एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत, ये कहानी आपने सुना होगा, और कभी कभी एन वक्त पर धोखा दे देता है। तो अपने आप को फिट रखने के लिए थोड़ा बहुत जो है हल्का फुल्का, अगर आप योगा व्यायाम पहले से करते हैं तो फिर उसको कंटिन्यू रखिए। ये नहीं कि पढ़ाई के प्रेशर में इसको छोड़ दीजिए, छोड़ना नहीं। और जो नहीं करते हैं वो भी हल्का फुल्का जो है आप योगा व्यायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, तो आपकी एकाग्रचित में वृद्धि होगी, एकाग्रचित होगी, मन जो है शांत रहेगा। ठीक है, मनोबल मजबूत रहेगा। आत्मबल बढ़ेगा, आत्मबल में वृद्धि होगा। सबसे बड़ा है कि स्वाभिमान में वृद्धि, स्टेमिना बढ़ेगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का। ठीक है, और फिट रहेंगे, है ना। आपका दिनचर्या का सही पालन होगा,
ये नहीं कहीं बैठे थके थके से हैं, मूड ऑफ है, या ये करने की इच्छा नहीं कर रहा है, बोलने का मन नहीं कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से आप जो है थोड़ा सा इन सबको करिए, थोड़ा सा रूटीन चेंज कीजिए। ज़्यादा रूटीन चेंज नहीं करना है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जो है टाइम पर टाइम समय का पाबंद हो जाइए, के अनुसार से खाइए पिए, सोना जागना सब नियमित कर लीजिए, ये सब करना है। उसके बाद बोलने और उत्तर प्रस्तुत करने का अभ्यास, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉक इंटरव्यू तो चलिए 4-5 आप करिए ही करिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी प्रश्न का क्या बढ़िया उत्तर हो सकता है। हम लोग बोर्ड में बैठते हैं तो सामने वाले विद्यार्थी से जब हम सवाल पूछते हैं तो खुद को एनालाइज करते हैं कि ये जो सवाल हम विद्यार्थी से पूछ रहे हैं, अगर यही सवाल मुझसे पूछा जाता तो हम क्या जवाब दे पाते। ठीक है, तो कभी कभी तो ऐसा फील होता कि सामने वाला जो बंदा है, जो विद्यार्थी बैठा है, वो जो जवाब दे रहा है वो हमसे भी बेहतर जवाब दे रहा है। ठीक है, इससे होता है कि नहीं, ये अगर हम मन में कुछ सोच रखे हैं कि ये सवाल का उत्तर होना चाहिए, उससे भी बढ़िया अगर उत्तर आ रहा है तो ये काबिल तारीफ है। तो अगर ऐसा आप करना चाहते हैं तो आपको संभावित प्रश्नों की एक सूची बनानी चाहिए, या मन ही मन में अंतर्द्वंद एक तरह से करना चाहिए कि अगर पूछ दिया गया कि आप बचपन में पढ़ाई में कमजोर थे, इसका क्या उत्तर देंगे। अगर हमको पूछ दिया जाए कि एक कविता सुनाइए, अगर हिंदी के विद्यार्थी हैं तो कविता सुनाइए, तो देर देर हमारे मुंह में एक ऐसा कविता आना चाहिए, कम से कम 4 लाइन का ही सुना दें। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अबचल होकर हर संकट तूफानी में। ठीक है, तो ऐसा भी सिचुएशन आता है। कभी कभी इंटरव्यू बोर्ड वाला कहेगा कि आप एक गाना सुना दीजिए, ये हर परिस्थिति के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए क्या है ना कि आप कैसा प्रश्न पूछेगा, कम से कम 100-150 प्रश्न तो अपने जहन में जरूर रखिए, और उसको हम क्या बोलेंगे तो उसका अभ्यास होना चाहिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जो है आप किसी प्रश्न का उत्तर रखिए सामने, और आईने के सामने बोलने का अभ्यास कीजिए। आईना रखिए और आईना के सामने बोलने का अभ्यास कीजिए, और फिर देखिए क्या आपका गुणात्मक सुधार होता है। या फिर 1-2 मित्रों को बिठा लीजिए और उनसे बोलिए कि भाई प्रश्न पूछिए, हम इसका जवाब देंगे, और वो जवाब दीजिए। और इसमें खास करके हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका कि कोई सटीक उत्तर नहीं होता है, वो मैन टू मैन वेरी भी करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, और उसका कोई सही उत्तर नहीं होता है। तो ऐसे सवालों को सोचिए, बोलने का अभ्यास कीजिए, आईने के सामने बोलने का अभ्यास कीजिए, प्रश्न को मन में सोचिए और मन में ही उत्तर देने का, मैंने जहन में आपका घूमते रहना चाहिए, है ना, कि ये सवाल है, इसका क्या उत्तर। कुछ सवाल तो आपको रेडी रोकनर मिल जाएगा जो बीपीएससी के पूर्व बोर्ड में पूछे गए थे, तो उन सवालों का सोचिए कि अगर हमसे ये सवाल आज पूछा जाता तो इसका क्या जवाब होता। तो ये सारा चीज़ अभ्यास करने की चीज़ है। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए परिधान। परिधान कैसा होना चाहिए, महिला पुरुष के लिए अलग अलग, इसके बारे में अलग से हम वीडियो बनाएंगे, परंतु इतना जान लीजिए कि परिधान एक ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके ऑफिसर लाइक क्वालिटी की एक झलक हो, और सौम्य हो, सुंदर हो, शालीन हो। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत तड़क भड़क और महंगे ड्रेस हम पहन कर दें, लेकिन ड्रेस हमारा ऐसा होना चाहिए कि कोई देखते ही प्रभावित हो जाए। यानी कहने का मतलब है कि हमारा शर्ट है तो वो प्रेस किया हुआ होना चाहिए, पैंट प्रेस किया होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, धुला होना चाहिए, फटे पुराने नहीं होने चाहिए। पुराने हो कोई बात नहीं है, लेकिन फटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका बेल्ट होना चाहिए, जूता होना चाहिए, अगर संभव है तो टाई पहने, कोट पहने सीजन के अनुसार से। अभी का सीज़न तो उस तरह का नहीं लग रहा है कि कोट और टाई की ज़रूरत पड़ेगा,
अगर नहीं है तो मत पहनिए, ठीक है। और महिलाओं के सामने प्रश्न उठता है कि साड़ी पहने या सलवार सूट पहने। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं वही पहनिए। हाँ, साड़ी पहनना थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, थोड़ा सा उसमें सौम्यता और शालीनता झलकता है। तो अगर आप साड़ी पहनने के अभ्यस्त हैं तो साड़ी पहनिए, और अगर आप साड़ी पहनने के अभ्यस्त नहीं है तो सूट पहनिए। आप पहन के देखिए, बारी बारी से लोगों को दिखाइए कि किसमें हम डिसेंट लगते हैं, उसी को पहनिए। गहने जेवर नहीं होने चाहिए, हाथों में अंगूठियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के गहने में कान की छोटी सी बाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा लटकता नहीं हो। नाक में छोटा सा वो लौंग, और बहुत ज़्यादा हार वार नहीं होना चाहिए, छोटा सा रख सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए। हाथों में बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं होनी चाहिए, 1-2 कंगन या फिर वो भी नहीं रख सकते हैं। और जूता पहन सकते हैं, जूती, या फिर चप्पल भी पहन सकते हैं। ऊंची हील का चप्पल नहीं होना चाहिए, सिंपल चप्पल होना चाहिए। और साड़ी ऐसा होना चाहिए जिसको कि आप 1-2 बार पहने हुए हैं। ऐसा नहीं कि नया है तो वो चढ़ जाता है, कभी मुड़ जाता है, टूट जाता है, खास करके कॉटन वाली साड़ी में होती है। इन बातों को लेकर एक अलग हम वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि क्या परिधान आपका कैसा होना चाहिए, इससे संबंधित सवालों का जवाब देंगे, ठीक है। तो आज का हमारा यही तक शेड्यूल था कि आप इन सब सारे चीज़ों को कीजिए। आप मॉक इंटरव्यू ज्वाइन कीजिए, आप पत्रिकाओं को पढ़िए, समाचार पत्र को पढ़िए, टीवी न्यूज़ देखिए, योग व्यायाम कीजिए, महत्वपूर्ण पुस्तकों को पढ़िए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखिए, बायोडाटा पर कार्य कीजिए, परिधान बनाने में अभी से लग जाइए, और डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कमी है तो उसका भी अभी समय है, उसका भी आप जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल है, ठीक है। और बोलने का अभ्यास जारी रखें, जो जितना बढ़िया बोलेगा उतना अच्छा नंबर उसको मिलेगा। अब हम अगले जो हमारा एपिसोड होगा उसमें हम बताएंगे कि साक्षात्कार कक्ष में अपना प्रस्तुतिकरण कैसे करें। ये जो पहला एपिसोड था उसमें हमने बताया कि आप तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। इंटरव्यू की तैयारी करते करते आ गए, अब कल को आपको इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष पेश होना है, तो शाम से ही क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए, शाम में क्या तैयारियां होनी चाहिए, सुबह में क्या करेंगे, और जब आप इंटरव्यू बोर्ड में प्रवेश कर गए तो वहाँ किस प्रकार से आप अपने प्रश्नों को प्रेजेंट करेंगे, कितने प्रकार के प्रश्न होंगे, कैसे पूछे जाएंगे, प्रश्न बोलने का क्या तरीका होना चाहिए, आपका बैठने का क्या तरीका होना चाहिए, आपका जवाब देने का क्या तरीका होना चाहिए, अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तब क्या करना चाहिए। इन सारे सवालों को संपूर्णता में अगली वीडियो में हम पेश करेंगे, और निश्चित तौर पर इससे आपको फ़ायदा होगा। और अंतिम में अनुरोध है कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। हम आपके साथ हैं, इंटरव्यू में आपकी पूरी मदद करेंगे। हमारा मॉक इंटरव्यू टीम पटना में काम कर रहा है, उस टीम में संडे को हम भी रहेंगे, और आप लोगों को कोई कसर नहीं छोड़ेंगे तैयारी कराने में। बस केवल आप लोग अपना 100% दीजिए, हम आपको 200% रिजल्ट देने का गारंटी देते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।